Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 11th का, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 2 चैप्टर हैं जो आपके क्लास 11th के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। पहला है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स। मैंने पोल जनरेट किया था जिसमें मैंने पूछा था आप बच्चों से कि आप लोग पीरियोडिसिटी अगला चैप्टर चाहते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहते हैं। तो 90% वोटिंग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गई है। तो डेफिनेटली वोटिंग के हिसाब से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करना था। अब कुछ बच्चे थे ऐसे जिन्हें मुझे लगा कि बेचारे वो शायद वोटिंग की वजह से सोच रहे हैं कि पीरियोडिसिटी की वोटिंग इतनी कम जा रही है, तो वो लोग मैसेज भी कर रहे थे कि मैम आप पीरियोडिसिटी को स्टार्ट करना। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ से उदास ना हो कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं पीरियोडिसिटी के लेक्चर भी डालती जाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को लेके डिसहार्ट ना हो कि मैम ने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर। इस चैप्टर को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं GOC, ठीक है। GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लोग कोई कोचिंग ले रहे हैं, जैसे कि नीट की कोचिंग ले रहे हैं या फिर आप लोग अगर IIT की कोचिंग ले रहे हैं, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे ये GOC के नाम से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बहुत फेमस होता है। तो जब भी GOC आ जाए कि भाई GOC आपको पढ़ाने वाले हैं, तो इट मीन्स वो फर्स्ट चैप्टर की ही बात कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कैसे शुरू हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर हम लोग नेमिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे जितने भी इफ़ेक्ट हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है, वो सारे के सारे इफ़ेक्ट और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वो सब इस चैप्टर में आता है। तो कलेक्टिवली हम लोग इसको बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर को हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास गवाह है, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, अगर हम बहुत टाइम पहले एशियन टाइम की अगर बात करें, तो जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो उस टाइम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा जाता था जो हमें मिनरल्स से मिलते थे। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें मिनरल्स से मिलते थे, ठीक है, जैसे सॉइल हो गया, रॉक हो गया, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें मिनरल्स से मिलते थे उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे 18th सेंचुरी आई, ठीक है, 18th सेंचुरी के आते आते साइंटिस्ट थोड़े से डाइवर्टेड हुए और उनका उन कंपाउंड की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित हुआ जो हमें मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते थे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं विवादपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम 18th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से मिलते थे, ठीक है, जैसे सपोज यूरिया हो गया, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते थे उन्हें कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि गलत था। बट वही वाली बात है ना कि देखो जब चीज़ें शुरू होती हैं तो हमें कुछ पता चलता है, कहीं से तो चीज़ शुरू करनी पड़ती है, फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते मॉडिफाई होने लगती है, डेवलप्ड होने लगती है। इन द सेम वे स्टार्टिंग में ऐसे कंपाउंड्स जो मिनरल्स से मिलते थे या आप ये कह सकते हो कि नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते थे, ठीक है, जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते थे शुरुआती दौर में, उन्हें कहा जाता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स जो मिलते थे लिविंग सोर्सेज से उन्हें कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, कहीं सोचो अभी भी यही है। तो
ये काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही थॉट प्रोसेस चलता रहा। फिर उसके बाद मतलब बहुत साल बाद, एक तरीके से बहुत समय बाद ये चीज़ एक बनाई गई या ये चीज़ पहचानी गई कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी देखिए हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी समय बाद ये चीज़ पाई गई कि हम लोग ये जो थिंकिंग बना के चलते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, तो ये चीज़ गलत थी। बाद में क्या चीज़ कहा जाने लगा कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से बनते हैं या उसके डेरिवेटिव से बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं ये चीज़ सोचती थी कि कार्बन में ऐसा क्या है जो केमिस्ट्री में इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। मतलब हर जगह देखो कार्बन कार्बन कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करें तो उसका भी आधार जो है, जो रूट है, वो क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन हो या कार्बन के डेरिवेटिव हो, उससे बने गए हों, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले या चैप्टर को अच्छे तरीके से शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर का, या ऐसी क्या खास बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि इसको एक अलग से चैप्टर बना दिया और चैप्टर बना के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम इस धरती पर रहते हैं, इस अर्थ पर रहते हैं और हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। देखो बाहर पे तो चलो बाद में जाएंगे, सबसे पहले अगर हम इंटरनली खुद की बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, प्रोटीन से। मसल्स वगैरह की अगर बात करें, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग खाते भी है ना, ऐसे फूड खाते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना, हमें ज़रूरत होती है विटामिन्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, मैं तो बस आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ, ठीक है, जैसे कि आरएनए है, डीएनए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम इससे ये तो चलो बॉडी की बात हुई, अगर हम बाहर की बात करें, ठीक है, तो हमारे कपड़े हो गए, ठीक है, मेडिसिन्स हो गई, और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हर जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है, कहीं दूर जाना है, ठीक है, ट्रेवल करना है, हम लोग कार में, बसेस में या फिर बाइक्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्यूल है वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, और जब हम उसका कंबशन करते हैं तो वो क्या जनरेट करता है, CO2 एंड वाटर, और साथ ही साथ क्या करता है, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और हम लोग यूज़ करते हैं उसको एज अ फ्यूल। तो मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे आप बॉडी से रिलेटेड बात करो, चाहे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कंफर्टेबल जोन की बात करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर जगह इंक्लूडेड हैं। हमारी लाइफ या हम उसको जो सस्टेन कर पा रहे हैं इनके आधार पर ही कर पा रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत एक तरीके से इम्पॉसिबल होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ से आए ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस तरीके से उनकी डिस्कवरी हुई, फिर किस तरीके से अगर हम जैसे बात करते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर जो हमारा हाइड्रोकार्बन आएगा वहाँ पे हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड उनके बारे में, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 11th में तो इतना ही है,
जब आप 12th में जाएंगे तो आपके ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, आप हेलोएल्केन हेलोरीन के बारे में पढ़ोगे, अल्कोहल फिनोल ईथर्स के बारे में पढ़ोगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ोगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन उनके बारे में पढ़ोगे। अब क्यों ये आपको 12th में पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वो कंपाउंड्स भी या वो फंक्शनल ग्रुप्स भी हमारी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी। तो देखिए क्या था, अगर हम लोग बात करें अर्ली 19th सेंचुरी की, तो वहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो लोग ट्राई नहीं कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद वो लोग नाकाम थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाने के लिए। तो वहाँ से एक तरीके का थॉट प्रोसेस चलता आ रहा था, एक तरीके का मिथ चलता आ रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से और एनिमल्स से ही आइसोलेट हो सकते हैं, और दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि हम लोग उसको लैब में बनाएं। तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ प्लांट और एनिमल्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त किए जा सकते हैं, मिल सकते हैं, उसके अलावा लैब में तो हम उन्हें बना ही नहीं सकते। ठीक है, एक बहुत ही फेमस स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था बर्जीलियस ने तो ये तक कह दिया था कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं, उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, और वो मिस्टीरियस फोर्स जो है वो हम लैब में पैदा नहीं कर सकते, वो तो भगवान की देन है। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स को, मतलब ऐसा नहीं कहा था कि भगवान की देन है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके कहने का मतलब ये था कि मैन मेड नहीं है, एक मिस्टीरियस फोर्स है जो उनके अंदर पहले से ही होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जिसको हम बना नहीं सकते हैं लैब में, बस हम उन्हीं प्लांट और एनिमल्स से उन कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस मिस्टीरियस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स, और वही वाइटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी करके इंट्रोड्यूस किया। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था, ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल्स से ही आइसोलेट कर सकते हैं, उन्हीं से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर। ठीक है, इन्होंने एक्सीडेंटली लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था इतने सालों से कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, उनको हम प्लांट और एनिमल से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फिर फेल। और एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्या आया, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में बना सकते हैं। और वो कौन सा पहला कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में एक्सीडेंटली बना था, वो था यूरिया। कौन सा कंपाउंड था, यूरिया। अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको इतना जनरल नॉलेज तो होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में फर्स्ट टाइम बना था, भले ही एक्सीडेंटली बना था, बट कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो पहली बार लैब में बना था, वो था यूरिया। ठीक है, अब देखिए जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वोलर, वो एक जर्मन केमिस्ट थे, और 1828 में उन्होंने क्या किया था, एक्सीडेंटली यूरिया को बनाया था, ऑब्टेन किया था। वो रिएक्शन करा रहे थे बेसिकली अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट है, ये पोटेशियम साइनेट है। तो जब ये रिएक्शन करते थे रिएक्टेंट, तो ये बनाते थे अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। तो बेसिकली जो वो बना रहे थे वो क्या था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट जब उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया गया तो उसने अपने अंदर कुछ बदलाव किए और अपने आप को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके किस में कन्वर्ट किया, यूरिया में। यूरिया क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो कहाँ मिलता है,
यूरिन इन मैमल्स, मैमल्स के यूरिन में मिलता है, ठीक है, यूरिया। तो इस तरीके से जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वोलर, उन्होंने एक्सीडेंटली यूरिया को ऑब्टेन किया था और यहाँ से एक नई क्रांति आ गई, यहाँ से एक नई क्रांति आ गई। और जो अब तक चलता आ रहा था इतने सालों से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं सकते, उनके अंदर मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करता है, उन्हें हम सिर्फ प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, वो सारे के सारे थॉट्स जो थे वो क्या हो गए, एक तरीके से धराशायी, मतलब कि सारे के सारे थॉट्स कैंसिल हो गए। और यहाँ से हमें एक नई चीज़ पता चली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लोग लैब में बना सकते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखिए मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है। मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन या फिर उनके डेरिवेटिव हों, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और उनकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये कहाँ से आया? ये डेफिनेशन ऐसे ही नहीं आ गई थी, ठीक है। इस डेफिनेशन को आने के लिए भी बहुत लंबा समय लगा था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिटेल स्टडी की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, करते गए डिटेल स्टडी करते गए और फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज करके कंक्लूजन दिया कि जितने भी हमारे असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन तो एटलीस्ट सब में ही पाया जाता है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और चिपका रहता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक टर्म दे दी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। और इनके साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो इनसे बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम उनके डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं CH3 और बेंजीन रिंग की, इसको हम बोलते हैं टॉलीन। तो जो टॉलीन है ये बनता है बेंजीन से। अब ये किससे ऑब्टेन्ड हुआ है? बेंजीन से ऑब्टेन्ड हुआ है। तो टॉलीन क्या कहलाता है? टॉलीन कहलाता है बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इन्होंने एक डेफिनेशन जो दी वो क्या दी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं या फिर उनके डेरिवेटिव हैं, उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे और उनकी केमिस्ट्री को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। आप सभी को पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर जैसे मैं बात करूँ नॉर्मली सबसे फेमस मीथेन है ना, तो ये सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए या ये दिखाने के लिए बनाया है कि कार्बन चाहे आप कितने भी कंपाउंड में देखो हर जगह आपको 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देगा। अगर हम कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p2। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म किया है ना, तो आई थिंक आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आ ही गया होगा। अब अगर हम बात करें, देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेकंड शेल में 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 4, ठीक है। अगर इसको स्टेबल होना है, अगर इसको 8 करने हैं तो इसके पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो अपने ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना, या फिर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। बट ये दोनों ही सिचुएशन के लिए इसे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो इसे ह्यूज अमाउंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो वहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए कार्बन जो है वो क्या एक तरीके से फेवर करता है, वो फेवर करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना पसंद करता है या प्रेफर करता है एक तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन को हम नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, ये जब अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे मैं समझाऊंगी, ठीक है, कि 1s वगैरह नहीं लिखते हैं, इनर को नहीं लिखना, आउटर को ही लिखना है।
चलिए, तो आउटर में क्या है 4, तो वो 4 कहाँ है, 2s में है और 2p में है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सिंगल सिंगल आएगा, ठीक है। पेयरिंग तब तक नहीं करानी जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद पेयरिंग कराओ। सेम सब शेल की बात हो रही है, ठीक है, उनकी बात हो रही है जिनकी सेम एनर्जी है। 2s और 2p में कंपैरिजन नहीं करना है। 2s की एनर्जी अलग होती है, 2p की एनर्जी अलग होती है। 2p में ही आप कंपैरिजन करोगे 2px का, 2py का एंड 2pz का, क्योंकि इनकी आपस में सेम है, ठीक है। अब कार्बन का ये होता है ग्राउंड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें, अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना। इसको इस तरीके से समझो कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और अगर उसे 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो कार्बन के अनपेयर्ड कितने होने चाहिए? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना, तो यानी कि यहाँ से क्या समझ रहे हो, यहाँ से ये चीज़ समझ रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा और हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल ही होता है, तो कार्बन को भी अपने 4 अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा देगा 2s से 2p में, ठीक है, और अब बन जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। शेयरिंग करने से पहले यहाँ पे एक प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन, पर उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ या उसको नहीं मतलब मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वो अब तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। बट इसके बाद पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए। हाँ, 4 बॉन्ड बनाना ही कहलाता है टेट्रावैलेंसी या फिर टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। लिखिए, दिस टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 bonds is known as टेट्रा वैलेंसी या फिर टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमने इस टॉपिक से ये चीज़ सीखी है, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी 9th और 10th क्लास में एक बार तो आप थोड़े से इंट्रोड्यूस हो जाते हो कि कैटिनेशन हम किसको कहते हैं। कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है जब एक एटम अपनी ही जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ता है। जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सल्फर सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है। आपने देखा है ना, जैसे फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में और सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। बट अगर हम लोग बात करें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन ही एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो सबसे अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो कैटिनेशन क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये क्या है, दिस इज लीनियर चेन। यहाँ पे हाइड्रोजन पाइड्रोजन कुछ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, लीनियर चेन। तो यहाँ पे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्योंकि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है, जैसे टहनियाँ निकल आती है ना पेड़ की, वैसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड, ठीक है। हाईली ब्रांच्ड भी हो सकता है कि जैसे एक कार्बन है उस पे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाईली ब्रांच्ड, ठीक है। फिर साइक्लिक भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 4 कार्बन जुड़ गए आपस में और एक रिंग बना ली, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, टेट्रावैलेंसी मेंटेन रहेगी उसकी, ठीक है। मान लीजिए 6 जुड़ गए
और उन्होंने रिंग बना ली। तो ये क्या है? दीज आर साइक्लिक, इनको हम बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। चाहती तो मैं इसी लेक्चर में थी आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना, बट हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर उसको पढ़ाने चलूँगी तो वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की बन जाएगी, तो काफ़ी मुश्किल आती है फिर बड़ी वीडियो को अपलोड करने में। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।